तो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द नोबल प्राइज़ मेडिसिन 2025। तो आज आइए हम सबसे पहले उसको देखने से पहले समझते हैं उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ मेडिसिन पुरस्कार मिला, और उसके बारे में उनकी मेहनत के ऊपर नज़र डालते हैं। आइए तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इधर देखते हैं ऊपर इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है उससे लड़ने के में हमें मदद करती है। उसके बाद आता है इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें माता पिता के बर्थ के दौरान मिलती है। बोला जाए तो जैसे स्किन हो गया, त्वचा, ये हमारी इम्यूनिटी है जो कि हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्टली प्रवेश नहीं होने देती। और आ गया आईजी जो होती है सबसे छोटी एंटीबॉडी है, और आईजीएम सबसे बड़ी। उसके बाद आईजीडी। अब इधर देखा जाए तो एडप्टिव इम्यूनिटी में आपकी आती है क्योर डिजीज टू लाइक एंटीजन इंटर टू एंटीबॉडी। क्योर डिजीज़ बोला जाए तो कोई बीमारी आपको हुई है, उसके बाद अगर हो रहा है तो उसके थ्रू आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। बोला जाए तो जैसे चिकन पॉक्स एक बार अगर आपको हो गया तो लाइफ लॉन्ग कभी भी होगा आपको, तो एंटीबॉडी बनी रहेगी शरीर में। आइए तब दूसरी स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये होल ब्लड में देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। होल ब्लड जो होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इधर प्लाज्मा 55% एंड फॉर्मेट एलिमेंट 45%। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो प्रोटीन है, प्रोटीन लाइक एल्बुमिन है, और ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, और है ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, अमोनिया है, मिनरल है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम है, और H2O है जो कि मेंटेन ऑफ वेफर। और फॉर्मेट एलिमेंट में देखा जाए तो इधर RBC, इरिथ्रोसाइट्स, और इधर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, और इधर आ गया WBC, ल्यूकोसाइट। जो WBC होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एग्रेनुलोसाइट, इधर ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जिसके ऊपर दाने के आकार न हो, और ग्रेनुलोसाइट जिसके में आती है स्नोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट में आपकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आज का जो विषय है हमारा मोस्टली इम्पोर्टेंट लिम्फोसाइट। तो आइए हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। चलते हैं अगली स्लाइड में आने के बाद हम देखते हैं ये ऊपर लिम्फोसाइट लिखा हुआ है। लिम्फोसाइट में दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है T सेल और एक होती है B सेल। और देखा जाए तो ये इसका T सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। T सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। और फिर देखा जाए B सेल का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है। लेकिन ये मैच्योर कहाँ पे होती हैं। मैच्योर बोले तो T सेल जो है थाइमस ग्लैंड्स में, और B सेल जो है वो बोन मैरो में होती है। दोनों को कार्य देखते हैं क्या क्या है, फंक्शन क्या है। CD4 सेल हेल्पर सेल, और CD8 सेल जो है किलर सेल है। अब बोला जाए तो इधर B सेल में हम देखते हैं तो B सेल में हमारा आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जो B सेल होती है हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो यह एंटीबॉडी बनाने के लिए कार्य करती है। और ये CD4 सेल CD8 सेल जो है हेल्प करती है उसे पहचानने में और किल करने में। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पर CD4 सेल को ही T सेल में CD क्या है। CD जो है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियल बोला जाता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियल। फिर आगे हम देखते हैं HIV वायरस जो होता है CD4 सेल को टारगेट करता है। जब किसी को HIV होता है तो उससे CD4 सेल का गिरावट होती है। फिर देखा जाए तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड जो होती है एक ऐसी ग्लैंड है जो समय के साथ छोटी होती जाती है। इसीलिए देखा होगा जो बूढ़े लोग होंगे उनकी थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा
रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है साइज़ में, इसीलिए उनके अंदर ये उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जल्दी बीमार पड़ने का रीज़न यही है, जो कि उनका रिड्यूस हो जाता है थाइमस ग्लैंड्स। अब देखा जाए तो व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होती हैं, बीमारियाँ क्या होती हैं, बोला जाए तो जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हो गया, आरएच फैक्टर हो गया, ये सब इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, अनकंट्रोल शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शन कम दिक्कत के कारण होता है। और टी सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जो सेल्फ पर अटैक करती है। देखा जाए तो थाइमस ग्लैंड जो सेल्फ अटैक सेल्फ पे नहीं अटैक करती, उसे ओके ब्लड में भेज दिया जाता है। ब्लड में भेजने के बाद उसे मैच्योर हो जाती है, वही जाकर आगे डब्ल्यूबीसी बन जाती है। तो आइए हम लोग अब दूसरी स्लाइड में देखते हैं इसके आगे। थैंक यू। तो अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर सिमोन साकागुची। ये जो थे ना, ये चूहे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक रैट लिया। रैट लेने के बाद जो न्यू बॉर्न रैट था, 1 दिन का हुआ होगा, उन्होंने उसका थायमेक्टोमी कर दी। थायमेक्टोमी का मतलब होता है कि उसका थाइमस ग्लैंड्स बाहर कर देना, उसकी शरीर से निकाल देना। वो उन्होंने जब उसका निकाला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो टी सेल होती है, टी सेल उसकी अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल का मतलब उसका कोई वह कभी रिड्यूस होती, मतलब इंक्रीज हो गई, उसकी मात्रा बढ़ गई, अनकंट्रोल डिवीज़न। फिर उन्होंने आगे जाके देखा, फिर उन्होंने चूहे को 3 दिन होने दिया। 3 दिन का चूहा जब हुआ तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 3 दिन जो चूहा हुआ था उसका थाइमस ग्लैंड रिमूव कर दिया। उसमें भी उन्होंने सेम कंक्लूजन पाया, जैसे कि फर्स्ट डे वाले में अनकंट्रोल डिवीज़न टी सेल था, और ऐसे 3 डेज वाले में भी। तो उन्होंने ऐसा किया। तो आइए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या हुआ। तो साल था 1995, प्रोफेसर सिमोन साकागुची इन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने अब क्या किया, आदर्श जुड़वा ट्विंस लिया, जिसका दोनों का डीएनए सेम था। दोनों रैट का डीएनए एकदम सेम था। डीएनए सेम लेने का मतलब था कि दोनों में एक ही समानता हो, उतने ही बड़े, उतने ही समय, एक ही दिन पैदा हुए। तो उन्होंने क्या किया, जो चूहा था 3 डेज, उसका थाइमस रिमूव कर दिया। फिर जो इस साइड का जो चूहा था, दूसरे का टी रैग सेल का इंजेक्शन लगा दिया। तो उन्होंने क्या पाया, टी सेल जो थी वो कंट्रोल थी। तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने एक उसका निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष में क्या निकला कि उन्होंने पाया कि ये सब कंट्रोल करने के पीछे टी रैग सेल का काम है। तो उन्होंने यहाँ से टी रैग सेल की खोज की। तो आइए हम लोग अगली स्लाइड में इसके बारे में और आगे और अच्छी तरीके से समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो इतना होने के बाद यह टी रैग सेल ही है। फिर आगे चलकर 2 वैज्ञानिक आए 2001 में, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। एक लेडीज वैज्ञानिक थी जिनका नाम मैरी बैकनो, और एक फ्रेड रैम्सडेल थे। इन्होंने क्या किया, ये भी चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। चूहे के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन डाला। एटॉमिक रेडिएशन डालने से क्या हुआ, उन्होंने 2 चूहे लिए, दोनों के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन डाला। पहले चूहे में FOXP3 जीन का मात्रा ज़्यादा थी और दूसरे वाले में FOXP3 जीन की मात्रा कम थी। तो उन्होंने ऐसा डालने से देखा, जिसमें FOXP3 जीन की मात्रा ज़्यादा थी वह चूहा बीमार नहीं पड़ा, और जिसमें FOXP3 जीन की मात्रा कम थी वह चूहा बीमार पड़ गया। तो उन्होंने तो यह कंक्लूजन किया कि जिसमें FOXP3 जीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वह चूहा बीमार नहीं पड़ता। तो उन्होंने यह कंक्लूजन बोला कि FOXP3 जीन ही है जो कि टी रैग सेल को कंट्रोल करता है।
तो आइए हम इसको आगे और दूसरी स्लाइड में और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं आखिर इन्हें जो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। पहले हमारे थे प्रोफेसर सिमोन साकागुची, जिन्होंने जिन्होंने टीरेक्स सेल की खोज की। और फिर दूसरे नंबर पे हैं क्या कहते हैं मैडम मैरी बैकनो और फ्रेंड रैम्सडेल, इन्होंने FOXP3 जीन की खोजा। फिर इससे क्या कहते हैं ऑर्गन इम्प्लांटेशन में बहुत बड़ा सफलता प्राप्त हुई। ऑर्गन इम्प्लांटेशन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने का क्या मतलब है, पहले जो होता था, अब ऑर्गन इम्प्लांटेशन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। अब जो है ऑर्गन इम्प्लांटेशन करने से पहले डोनर का जो होता है टी रैग सेल रिसीवर में जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो जीवन भर इम्यूनोसप्रेस गोलियां खानी पड़ती थी, अब हमें वो गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। इससे इतनी बड़ी हमारी मेडिकल फील्ड में सफलता प्राप्त हुई। इसीलिए ये जो वैज्ञानिक थे इन्हों द नोबेल प्राइज़ मेडिसिन 2025 में दिया गया। अगर यह वीडियो देखकर आपको ज़रा से भी थोड़ा भी अगर लाभ हुआ हो तो यह वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।